यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं हैरी पॉटर की मज़ेदार कहानी। हमने पिछले भाग में सुना कि हैरी, रॉन और हरमाइनी भेस बदल काढ़ा पी लेते हैं और उसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि नाग शक्ति का वारिस कौन है। रॉन और हैरी वो तो काढ़ा पी के क्रैब और गॉयल में बदल जाते हैं, लेकिन हरमाइनी एक बिल्ली बन जाती है। अब इसके आगे क्या होता है ये जानेंगे आज के भाग में। अध्याय 13, बहुत गोपनीय डायरी। हरमाइनी कई हफ्तों तक अस्पताल में रही। जब स्कूल के बाकी बच्चे क्रिसमस की छुट्टियों के बाद वापस आए तो उसके गायब होने के बारे में बहुत अफवाहें फैली, क्योंकि जाहिर था सब यही सोच रहे थे कि उस पर भी हमला हुआ है। उसे एक झलक देखने के लिए इतने सारे विद्यार्थी बहाने बनाकर अस्पताल में ताक झांक करने लगे कि मैडम पॉम्फ्री को अपने पर्दे दोबारा निकालकर हरमाइनी के बिस्तर के चारों तरफ लगाना पड़े, ताकि बाल भरे चेहरे में देखे जाने पर उसे शर्म न आए। हैरी और रॉन रोज शाम को उससे मिलने जाते थे। जब नया सत्र शुरू हुआ तो वे उसे हर दिन का होमवर्क भी बताने लगे। रॉन ने एक शाम किताबों के ढेर को हरमाइनी के बिस्तर के पास टेबल पर रखते हुए कहा, अगर मेरे चेहरे पर इस तरह बाल उगाते तो मैं पढ़ाई की छुट्टी कर देता। मूर्खों जैसी बातें मत करो रॉन, मुझे सबकी बराबरी करनी है, हरमाइनी ने तेजी से कहा। अब वो काफी खुश लग रही थी, क्योंकि उसके चेहरे के सारे बाल गायब हो गए थे और उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से भूरी होने लगी थी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई नया सुराग मिला होगा, उसने फुसफुसाते हुए पूछा, ताकि मैडम पॉम्फ्री उसकी बातें न सुन पाए। हैरी ने उदास होकर जवाब दिया, नहीं मिला। रॉन ने शायद 100वीं बार ये बात कही, मुझे तो पूरा यकीन था कि मैलफॉय ही दोषी होगा। तभी हैरी को हरमाइनी के तकिए के नीचे एक सुनहरी चीज दिखाई दी और उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, वो क्या है? कुछ नहीं, बस जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामना का कार्ड है, हरमाइनी ने तुरंत कहा और जल्दी से कार्ड छुपाने की कोशिश करने लगी। परंतु रॉन ने उससे भी ज्यादा फुर्ती दिखाई। उसने कार्ड बाहर निकाला, खोला और जोर से पढ़ने लगा। मिस ग्रेंजर को जल्दी ठीक होने की शुभकामना के साथ, तुम्हारा चिंतातुर शिक्षक प्रोफेसर गिल्डरॉय लॉकहार्ट, मर्लिन संस्था पास, 3rd क्लास, गुप्त शक्ति सुरक्षा समिति का सम्मानित सदस्य और चुड़ैल साप्ताहिक के सर्वप्रिय मुस्कान पुरस्कार का 5 बार विजेता। रॉन ने हरमाइनी की तरफ कहर ढाती नजरों से देखा, तुम इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोती हो? परंतु हरमाइनी जवाब देने से बच गई, क्योंकि उसी समय मैडम पॉम्फ्री उसकी शाम की दवा की खुराक लेकर वहां आ गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकलकर गरुड़ द्वार टावर की सीढ़ियों की ओर बढ़े तो रॉन ने हैरी से पूछा, क्या तुमने लॉकहार्ट से ज्यादा झांसेबाज व्यक्ति देखा है? स्नेप ने उन्हें इतना सारा होमवर्क दे दिया था कि हैरी सोचने लगा कि जब तक ये पूरा होगा तब तक वो 6th ईयर में पहुंच जाएगा। रॉन ये अफसोस कर ही रहा था कि वो हरमाइनी से ये नहीं पूछ पाया कि बाल बढ़ाने वाले काढ़े में चूहे की कितनी पूंछें मिलानी चाहिए। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल पर किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हैरी बुदबुदाया, फिर चिल्ला रहा है। फिर वे सीढ़ियों पर तेजी से चढ़े और छुप कर सुनने की कोशिश करने लगे। रॉन ने तनाव भरे स्वर में पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और पर हमला हुआ हो? वे बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे। उनके कान उसी तरफ थे जहां से फिल्च की आवाज़ आ रही थी। फिल्च बहुत गुस्से में चीख रहा था, मेरा काम और बढ़ा दिया, पूरी रात सफाई करते रहो, जैसे मेरे पास पहले से ही पर्याप्त काम ना हो। नहीं, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अब मैं डंबलडोर के पास जा रहा हूँ। उसके कदमों की दूर जाती आवाज़ धीमी होने लगी
और उन्होंने दूर किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी। उन्होंने मोड़ पर झांक कर देखा। वे समझ गए कि फिल्च हमेशा की तरह आज भी अपनी पहरेदारी की जगह पर तैनात था। वे एक बार फिर उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां मिसेस नॉरिस पर हमला हुआ था। उन्होंने एक ही नज़र में देख लिया कि फिल्च क्यों भड़क रहा था। लगभग आधे गलियारे में ढेर सारा पानी फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मायूस मीना के बाथरूम के दरवाजे के नीचे से अब भी पानी बाहर निकल रहा था। अब फिल्च ने चीखना बंद कर दिया था, इसीलिए उन्हें बाथरूम की दीवारों से मीना की चीखों की गूंज सुनाई दी। अब उसे क्या हुआ? रॉन ने पूछा। चलो चल कर देखते हैं, हैरी ने जवाब दिया। फिर उन्होंने अपने दुशाले अपने टखनों के ऊपर तक उठाए और फैले हुए पानी में पैर रखते हुए उस दरवाजे तक पहुंचे जिस पर खराब है का बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड को हमेशा की तरह आज भी नज़रअंदाज करते हुए वे अंदर घुस गए। मायूस मीना रो रही थी। उसकी आवाज़ हमेशा से ज़्यादा तेज और कर्कश थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पसंदीदा टॉयलेट में छुपी थी। बाथरूम में अंधेरा था क्योंकि मोमबत्तियां पानी के तेज बहाव में बुझ गई थीं। दीवारें और फर्श भी गीले थे। हैरी ने पूछा, क्या हुआ मीना? मीना ने दुखी अंदाज में सुबकते हुए कहा, कौन है? मुझ पर कुछ और फेंकने आए हो? हैरी उसके टॉयलेट की तरफ जाते हुए बोला, मैं तुम पर कुछ क्यों फेंकूंगा? मुझसे मत पूछो, ये चिल्लाते हुए मीना पानी की एक और लहर के साथ प्रकट हुई। इस वजह से पहले से गीले फर्श पर अब और ज्यादा पानी दिखने लगा। मैं यहाँ चुपचाप बैठी थी, अपने काम से काम रख रही थी, परंतु किसी को लगा मुझ पर किताब फेंकने में उसे मजा आएगा। परंतु अगर तुम पर कोई चीज फेंकी जाए तो उससे तुम्हें चोट तो नहीं लग सकती, हैरी ने तर्क देते हुए समझाया। मेरा मतलब है वो चीज तो तुम्हारे आर पार निकल जाएगी, है ना? उसने गलत बात बोल दी थी। मीना ने अपने आप को फुलाया और चीखी, चलो हम सब मीना पर किताब में फेंकते हैं क्योंकि उसे चोट नहीं लग सकती। अगर तुमने उसके पेट के आर पार फेंकी तो 10 पॉइंट, अगर ये उसके सिर के पार हो जाए तो 50 पॉइंट। कितना बढ़िया है। कितना मज़ेदार खेल है। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता, हैरी ने पूछा। लेकिन ये तो बताओ, तुम पर किताब किसने फेंकी थी? मीना ने उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती। मैं तो टॉयलेट के यू बैंड में बैठी थी और मौत के बारे में सोच रही थी। तभी वो किताब सीधे मेरे सिर पर आकर लगी। वो अब भी वहीं पड़ी है, हालांकि अब वो पानी में भीग चुकी है। हैरी और रॉन ने सिंक के नीचे उस तरफ देखा जिधर मीना इशारा कर रही थी। वहां पर एक छोटी और पतली किताब पड़ी थी। उस पर गंदा सा काला कवर था और वो भी बाथरूम की हर चीज की तरह ही गीली थी। हैरी किताब उठाने के लिए आगे बढ़ा, परंतु रॉन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। हैरी ने पूछा, क्या हुआ? रॉन बोला, पागल हो गए हो? ये खतरनाक हो सकती है। हैरी ने हंसते हुए कहा, खतरनाक? क्या बात करते हो? ये खतरनाक कैसे हो सकती है? रॉन ने किताब की तरफ भयभीत निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मंत्रालय ने कुछ बहुत खतरनाक किताबें जब्त की हैं। डैडी ने मुझे बताया है, एक ऐसी थी जो आंखें जला देती थी, और जो व्यक्ति जादूगर के छंद गीत नामक किताब पढ़ता था वो जिंदगी भर छंद में ही बोलता था। और बात नाम के शहर की एक बूढ़ी जादूगरनी के पास एक ऐसी किताब थी जिसे आप पढ़ना कभी बंद नहीं कर सकते थे। आपको इसमें अपनी नाक गड़ाकर पढ़ते हुए चारों तरफ घूमना पड़ता था और बाकी सारे काम एक हाथ से करने पड़ते थे। और ठीक है, मैं समझ गया। सामान्य और गीली दिख रही छोटी सी किताब फर्श पर पड़ी रही। देखो, जब तक हम इसे देखेंगे नहीं तब तक हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है? ये बोलते हुए हैरी रॉन के हाथ के नीचे से झुककर निकला और उसने फर्श पर से किताब उठा ली। हैरी ने एक नज़र में ही देख लिया कि ये एक डायरी थी। कवर पर लिखे धुंधले वर्ष को पढ़ने से उसे पता चला कि ये 50 साल पुरानी थी। उसने इसे उत्सुकता से खोला। पहले पेज पर धुंधली स्याही से टी.एम. रिडल नाम लिखा हुआ था। जरा ठहरो, रॉन ने कहा। वो सावधानी से आगे बढ़ा और उसने हैरी के कंधों के ऊपर से झांककर डायरी देखी। मैं इस नाम के बारे में जानता हूँ। टी.एम. रिडल को 50 साल पहले स्कूल की विशेष सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला था। हैरी ने हैरान होते हुए पूछा, ये बात तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि सजा के दौरान फिल्च ने मुझसे रिडल की शील्ड तकरीबन 50 बार चमकवाई थी।
रॉन ने गुस्से से कहा। उसी की शील्ड पर मैंने घोंगे गिराए थे। अगर तुम्हें किसी के नाम पर से 1 घंटे तक गंदगी साफ करनी पड़े तो तुम्हें भी वो नाम याद रहेगा। हैरी ने डायरी के गीले पन्नों को खोला। वे पूरी तरह कोरे थे। उनमें से किसी पर भी कुछ नहीं लिखा था, यहाँ तक कि मेबल आंटी का जन्मदिन या दांतों के डॉक्टर के पास 3:30 बजे जैसी याद दिलाने वाली बातें भी नहीं थी। हैरी ने निराश होकर कहा, उसने इसमें तो कुछ नहीं लिखा। रॉन ने उत्सुकता से पूछा, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि कोई इसे फेंकना क्यों चाहता था। हैरी ने डायरी के पिछले कवर को देखा। वहाँ पर वॉक्स हॉल रोड लंदन की एक दुकान का नाम छपा था। वो जरूर मगलू परिवार का रहा होगा, हैरी ने सोचते हुए कहा। तभी उसने ये डायरी वॉक्स हॉल रोड से खरीदी थी। रॉन बोला, खैर ये डायरी तुम्हारे किसी काम की तो है नहीं। फिर उसने अपनी आवाज़ नीची करते हुए कहा, अगर तुम इसे मीना की नाक के पार फेंक सकते हो तो 50 पॉइंट। बहरहाल हैरी ने डायरी अपनी जेब में रख ली। फरवरी के शुरुआती दिनों में हरमायनी अस्पताल से बाहर आई। उसकी मूंछ और पूंछ दोनों ही गायब हो चुकी थी और उसे चेहरे के बालों से भी मुक्ति मिल गई थी। जिस शाम हरमायनी गरुड़द्वार टावर में वापस लौटी, हैरी ने उसे टीएम रिडल की डायरी दिखाई और उसके मिलने की पूरी कहानी सुनाई। हरमायनी ने उत्साहित होकर हैरी से डायरी ली और उसे गौर से देखने लगी। ओह, इसमें छुपी शक्तियाँ हो सकती हैं। अगर इसमें शक्तियाँ हैं तो ये उन्हें बहुत अच्छी तरह से छुपा रही है। रॉन बोला, शायद ये बहुत शर्मीली होगी। हैरी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसे फेंक क्यों नहीं देते। हैरी ने जवाब दिया, काश मुझे ये पता चल जाता कि किसी ने इसे फेंकने की कोशिश क्यों की थी। मुझे ये जानना भी बुरा नहीं लगता कि रेडल को हॉगवर्ट्स की किस विशेष सेवा के लिए पुरस्कार मिला था। रॉन बोला, कुछ भी हो सकता है। शायद उसे 30 OWL मिले हों, या उसने किसी टीचर को दैत्याकार समुद्र फेनी से बचाया हो, या शायद उसने मीना की हत्या की हो जिससे हर व्यक्ति को राहत मिली हो। परंतु हरमायनी के चेहरे पर आए दिलचस्पी के भाव देखकर हैरी समझ गया कि वो भी यही सोच रही थी जो वो सोच रहा था। रॉन ने पहले हैरी और फिर हरमायनी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम लोग क्या सोच रहे हो। हैरी ने कहा, देखो, रहस्यमयी तहखाना 50 साल पहले खुला था, है ना। मेलफॉय ने यही बताया था। हाँ, रॉन धीमे से बोला, और ये डायरी भी 50 साल पुरानी है। हरमायनी ने रोमांचित होकर डायरी को ठोंकते हुए कहा। तो अरे रॉन, नींद से जागो। हरमायनी ने पलटकर कहा, हम ये बात जानते हैं कि जिसने पिछली बार तहखाना खोला था उसे 50 साल पहले स्कूल से निकाल दिया गया था। हम ये बात भी जानते हैं कि टीएम रिडल को स्कूल की विशेष सेवाओं के लिए 50 साल पहले पुरस्कार मिला था। क्या यह नहीं हो सकता कि नाग शक्ति के वारिस को पकड़ने के लिए ही रिडल को पुरस्कार दिया गया हो। उसकी डायरी शायद हमें हर बात बता देगी। तहखाना कहाँ है, उसे कैसे खोला जाता है और उसमें किस तरह का भयानक जानवर रहता है। इस बार जो भी हमले कर रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि ये डायरी आसपास पड़ी रहे, है ना। रॉन बोला, बहुत बढ़िया कल्पना है हरमायनी, बस इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। इस डायरी में कुछ लिखा नहीं है। परंतु हरमायनी अपने बैग से अपनी छड़ी निकाल रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हो सकता है इसमें अदृश्य स्याही से कुछ लिखा हो। उसने छड़ी से डायरी को 3 बार ठोका और कहा, प्रकट भव। कुछ नहीं हुआ। इस बात से जरा भी विचलित हुए बिना हरमायनी ने बैग में दोबारा हाथ डाला और एक चीज बाहर निकाली जो मिटाने वाले चमकते लाल रबर की तरह दिख रही थी। वो बोली, ये छुपी हुई चीजों को प्रकट कर देता है। मुझे ये छूमंतर गली में मिला था। उसने 1 जनवरी पर कस कर रगड़ा, परंतु कुछ नहीं हुआ। रॉन बोला, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, जब उसमें कुछ है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा कैसे। देखो, हुआ ये होगा कि रिडल को क्रिसमस पर तोहफे में एक डायरी मिली होगी जिसमें उसने लिखने का कष्ट नहीं किया होगा। हैरी खुद को भी ये नहीं समझा पा रहा था कि उसने रिडल की डायरी फेंक क्यों नहीं दी। हालांकि वो जानता था कि डायरी कोरी थी, पर वह इसे अनजाने में उठाकर इसके पन्ने पलटता रहा, जैसे ये कोई ऐसी कहानी हो जिसे वो पूरा करना चाहता था। हालांकि हैरी को विश्वास था कि उसने टीएम रिडल का नाम पहले कभी नहीं सुना था, परंतु न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे रिडल उसके बचपन का मित्र हो जिसे वो भूल गया था।
परंतु ये सोचना भी मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि हॉगवर्ट्स आने से पहले डडली ने इस बात का पक्का इंतजाम कर रखा था कि उसका कोई दोस्त न बन पाए। बहरहाल हैरी ने संकल्प कर लिया था कि वो रिडल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करेगा। इसलिए अगले दिन क्लासों के बीच के खाली समय में वो रिडल को मिले विशेष पुरस्कार को देखने के लिए ट्रॉफी रूम की तरफ चल दिया। उसके साथ उत्सुक हरमाइनी और हताश रॉन भी थे। रॉन ये कहता जा रहा था कि उसने ट्रॉफी रूम को इतना देख लिया था कि वो जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखना चाहता। रिडल की चमकती सुनहरी शील्ड एक कोने वाली अलमारी में रखी थी। इसमें यह जानकारी नहीं थी कि रिडल को यह शील्ड क्यों दी गई थी, और ये बहुत अच्छा रहा। अगर ये ज़्यादा बड़ी होती तो मैं इसे अब भी चमका रहा होता, रॉन बोला। बहरहाल उन्होंने रिडल का नाम जादूगरों की मेरिट लिस्ट के पुराने मेडल पर देखा और पूर्व हेड बॉयज़ की सूची में भी। ऐसा लगता है वो पर्सी जैसा था। रॉन अपनी नाक को नफरत से सिकोड़ते हुए बोला, प्रीफेक्ट, हेड बॉय, शायद हर विषय में अव्वल। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये कोई बुरी बात हो, हरमाइनी ने थोड़े आहत स्वर में कहा। हॉगवर्ट्स में सूरज दोबारा धीमे धीमे चमकने लगा था। महल के भीतर का माहौल अब अधिक आशा भरा हो चला था। जस्टिन और लगभग सिर कटे निक पर हुए हमलों के बाद से किसी पर हमला नहीं हुआ था, और मैडम पॉम्फ्री ने खुशी खुशी ये बताया था कि मंत्र कवच अब तुनक मिजाज और गोपनीय हो रहे हैं, जिसका मतलब ये था कि वे तेजी से अपना बचपन छोड़ रहे थे। एक दोपहर हैरी ने सुना कि मैडम पॉम्फ्री फिल्च को नरमी भरे अंदाज में बता रही थी, जैसे ही मंत्र कवचों के मुहा से दूर हो जाएंगे हम उन्हें दूसरे गमले में गाड़ देंगे, और उसके बाद जल्दी ही हम उन्हें काटकर उनका काढ़ा बना लेंगे। तुम्हें मिसेस नॉरिस बहुत जल्दी वापस मिल जाएंगी। हैरी ने सोचा, शायद नाग शक्ति के वारिस की हिम्मत जवाब दे गई थी। रहस्यमयी तहखाना खोलना दिनों दिन अधिक खतरनाक होता जा रहा था, क्योंकि स्कूल में सब सतर्क और सावधान थे। शायद भयानक जानवर, चाहे वो जो भी हो, एक बार फिर से 50 साल के लिए नींद में सो गया होगा। मेहनतकश हाउस का अर्नी मैकमिलन इस आशावादी विचार को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे अब भी विश्वास था कि हैरी ही दोषी था, और उसने युद्ध कला प्रशिक्षण के दौरान असावधानीवश खुद का भांडा फोड़ दिया था। पीव्स भी माहौल को नहीं सुधार रहा था। वो भीड़ भरे गलियारों में अचानक टपक पड़ता था और अरे पॉटर तुम तो हो गड़बड़ पॉटर गाने लगता था। आजकल तो वो इसके साथ साथ नाचने भी लगा था। गिल्डरॉय लॉकहार्ट ये सोच रहे थे कि हमले उन्हीं की वजह से रुक गए हैं। जब गरुड़ द्वार हाउस के विद्यार्थी एक दिन रूप परिवर्तन की क्लास में जाने के लिए लाइन बना रहे थे, तब हैरी ने सुना कि लॉकहार्ट प्रोफेसर मैकगोनागल से बातें करते हुए आ रहे थे। प्रोफेसर लॉकहार्ट ने अपनी नाक थपथपाते हुए और आंख मारते हुए कहा, मिनर्वा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई समस्या होगी। मैं सोचता हूँ कि इस बार तहखाना हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अपराधी को पता चल गया होगा कि अगर उसने हमले बंद नहीं किए तो मैं जल्दी ही उसे पकड़ लूँगा, इसलिए उसने मेरी सख्ती का सामना करने से पहले ही हमला बंद करने में भलाई समझी। आप जानती हैं, अब स्कूल में सबका मनोबल बढ़ाने और पिछले सत्र की यादों को भुलाने की ज़रूरत है। मैं इस समय कुछ और नहीं कहूँगा, परंतु मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि ऐसा किस चीज़ से होगा। उन्होंने अपनी नाक दोबारा थपथपाई और वहाँ से चले गए। लॉकहार्ट का स्कूल का मनोबल बढ़ाने वाला विचार 14 फरवरी की सुबह नाश्ते के समय सबके सामने आया। हैरी उस रात ठीक से सो नहीं पाया था, क्योंकि पिछली रात उनकी क्विडिच प्रैक्टिस देर तक चली थी। इसलिए सुबह वह थोड़ी देर से नीचे उतरकर बड़े हॉल में आया। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे वो गलत दरवाजे में घुस गया था। चारों तरफ की दीवारें बड़े बड़े चटक गुलाबी फूलों से ढकी थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि हल्की नीली छत से दिल के आकार के छोटे छोटे रंगीन कागज गिर रहे थे। हैरी गरुड़ द्वार की टेबल के पास पहुंचा, जहां रॉन बीमारों सी शक्ल बनाकर बैठा था और हरमाइनी जबरन ही कर रही थी। क्या हो रहा है? हैरी ने बैठते हुए और अपने नाश्ते पर गिरे रंगीन कागजों को दूर हटाते हुए पूछा। रॉन ने टीचर्स की टेबल की तरफ इशारा किया। वो इतना अधिक विचलित था कि उससे बोला नहीं जा रहा था। फूलों के रंग की तरह ही चटक गुलाबी कपड़े पहने लॉकहार्ट विद्यार्थियों को शांत करने के लिए हाथ लहरा रहे थे।
उनके दोनों तरफ बैठे टीचर्स के चेहरे भावहीन थे। जहाँ हैरी बैठा था वहाँ से उसे प्रोफेसर मैकगोनागल के गाल की एक मांसपेशी फड़कती दिख रही थी। स्नेप की सूरत से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें अस्थिवर्धक का एक बड़ा गिलास अभी अभी पिलाया हो। लॉकहार्ट चीखे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। और मैं उन 46 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे अब तक वैलेंटाइन कार्ड भेज चुके हैं। हाँ, मैंने आप सबको एक छोटा सा आश्चर्यजनक तोहफा देने की गुस्ताखी की है और ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता। लॉकहार्ट ने ताली बजाई और प्रवेश हॉल के दरवाजे से 1 दर्जन बदमिजाज दिखने वाले बौने अंदर आए। बहरहाल वे सामान्य बौने नहीं थे। लॉकहार्ट ने उन सबको सुनहरे पंख और वाद्य यंत्र दे रखे थे। ये हैं कार्ड ले जाने वाले दोस्ताना कामदेव, लॉकहार्ट ने दमकते हुए कहा। ये लोग आज स्कूल में आपके वैलेंटाइन संदेश बांटेंगे। आनंद और मौज मस्ती यहीं पर खत्म नहीं होती। मुझे विश्वास है इस अवसर पर मेरे सहयोगी भी जोश और खरोश के साथ इसमें शामिल होना चाहेंगे। आप प्रोफेसर स्नेप से ये क्यों नहीं पूछते कि प्रेम का काढ़ा कैसे बनाया जाता है? और जब बात उठी है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज तक जितने जादूगरों से मिला हूं, प्रोफेसर फ्लिटविक मोहपाश के सम्मोहन मंत्र के बारे में उन सबसे ज़्यादा जानते हैं। ये बड़े छुपे रुस्तम हैं। प्रोफेसर फ्लिटविक ने शर्म के मारे चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। स्नेप के चेहरे पर तो ऐसे स्पष्ट भाव थे कि जो पहला विद्यार्थी उनसे प्रेम का काढ़ा बनाने की विधि पूछेगा उसे वो जबरदस्ती जहर पिला देंगे। सच बताना हरमैनी, लॉकहार्ट को कार्ड भेजने वाले 46 लोगों में कहीं तुम भी तो शामिल नहीं हो? रॉन ने पूछा जब वे अपने पहले पीरियड में जाने के लिए बड़े हॉल से बाहर निकले। हरमैनी अचानक अपने बैग में टाइम टेबल खोजने में बहुत रुचि लेने लगी और उसने जवाब नहीं दिया। पूरे दिन बौने उनकी क्लासों में वैलेंटाइन कार्ड बांटने के लिए अंदर घुसते रहे। इस बात से टीचर्स खास खुश नहीं हुए और देर दोपहर को जब करुण द्वार के विद्यार्थी सम्मोहन की क्लास में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब उनमें से एक बौने ने हैरी को पकड़ लिया। ओए तुम, अरे हैरी पॉटर, एक मनहूस शक्ल वाला बौना चिल्लाया। इसके बाद उस बौने ने विद्यार्थियों को अपनी कोहनी से धक्का मारा ताकि वो जल्दी से हैरी के पास पहुंच जाए। ये सोचकर हैरी का दिमाग भन्ना आ गया कि उसे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सामने वैलेंटाइन कार्ड दिया जा रहा है जिनमें जिनी वीजली भी शामिल है। हैरी ने बौने से बच निकलने की कोशिश की। बहरहाल बौने ने भीड़ में से अपना रास्ता बनाने के लिए विद्यार्थियों के पैरों पर लात मारी और हैरी के 2 कदम आगे पहुंचने से पहले ही वो बौना उस तक पहुंच गया। उसने अपने वाद्य यंत्र को खतरनाक तरीके से बजाते हुए कहा, मेरे पास एक संगीतमय संदेश है जो मुझे हैरी पॉटर को व्यक्तिगत रूप से देना है। यह नहीं। हैरी बचने की कोशिश करते हुए गुर्राया। चुपचाप खड़े रहो। बौना घुरघुराया और उसने हैरी के बैग को पकड़कर खींचा। मुझे जाने दो। हैरी ने गुर्राते हुए अपना बैग खींचा। कड़ाक की जोरदार आवाज़ के साथ उसका बैग फट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसकी किताबें, छड़ी, चर्मपत्र और पंखदार कलम फर्श पर बिखर गए। यही नहीं, उसकी स्याही की बोतल भी फूट गई और सारे सामान पर स्याही फैल गई। हैरी तेजी से चारों तरफ लपका ताकि वो बौने के गाना शुरू करने से पहले अपना सारा सामान समेट सके। इस वजह से गलियारे में आने जाने वाले विद्यार्थी ठहर गए थे। यहाँ क्या हो रहा है? ड्रैको मैल्फॉय की रूखी धीमी आवाज़ आई। हैरी ने फटाफट हर चीज़ को अपने फटे बैग में ठूसना शुरू किया इससे पहले कि मैल्फॉय उसका संगीत में वैलेंटाइन संदेश सुन पाए। हैरी वहाँ से भाग जाना चाहता था। यहाँ पर भीड़ क्यों जमा है? एक और परिचित आवाज़ आई। पर्सी वीजली भी वहाँ पहुँच चुका था। हैरी ने अब अपना दिमागी संतुलन खो दिया और वहाँ से भागने की कोशिश की, परंतु बौने ने घुटनों के पास से पकड़कर उसे धड़ाम से फर्श पर गिरा दिया। अब ठीक है, बौने ने हैरी के टखनों पर बैठते हुए कहा। ये रहा तुम्हारा संगीत में वैलेंटाइन संदेश। तुम्हारी आंखें मेढक जितनी हरी हैं, तुम्हारे बाल ब्लैक बोर्ड जितने काले हैं। मेरी इच्छा है कि देवता जैसे दिखने वाले तुम मेरे होते। तुम ही तो हो वो हीरो जिसने शैतानी जादूगर को हराया है। हैरी वहाँ से गायब होने के लिए ग्रीन गॉट में रखा अपना सारा सोना देने को तैयार हो गया होता। बाकी सबके साथ उसने भी साहसपूर्वक हंसने की कोशिश की और उठकर खड़ा हो गया।
पौने के वजन के कारण उसके पैर सुन्न हो गए थे। पर्सी वीजली ने भीड़ को तितर बितर करने की भरसक कोशिश की, जिसमें से कुछ लोग तो इतने ज़्यादा हंस रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, घंटी 5 मिनट पहले ही बज चुकी है। अपनी अपनी क्लास में जाओ जल्दी, पर्सी ने कुछ छोटे विद्यार्थियों को दूर भगाते हुए कहा। और तुम मैल्फॉय? हैरी ने मैल्फॉय को झुककर कुछ उठाते देखा। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए क्रैब और गॉयल को वो चीज़ दिखाई। हैरी ने देखा कि मैल्फॉय के हाथ में रिडल की डायरी थी। रिडल की डायरी अब मैल्फॉय के पास थी। आगे जानेंगे कि क्या हैरी अपनी डायरी वापस ले पाता है और आखिर उस डायरी का रहस्य क्या था, उसमें कुछ क्यों नहीं लिखा था और क्या उसमें लिखा हुआ दिखने लगेगा। ये सब जानेंगे अगले भाग में।